खत्म, टाटा, बाय बाय, फिनिश। 24/7 स्टोर का दी एंड आ रहा है। भाई क्यों? एक तो महंगाई, इन्फ्लेशन, ऑपरेशनल खर्चे इतने ज्यादा, फैमिली डिस्प्यूट्स में आदमी बेचारा हारा हुआ, और उसके बाद कंपटीशन लगातार उन्हें अटैक कर रहा है। भाई साहब, एक बाजू रतन टाटा, एक बाजू अंबानी, एक बाजू दीपेंद्र गोयल साहब, सब अटैक कर रहे हैं। और ऐसे में जो आपका बैकबोन है, आपका बैकअप है, आपके इन्वेस्टर्स, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, तो आपकी तो नैया डूबने वाली ही है। और यही हुआ 24/7 के साथ। ये कंपनी कौन है, कैसे बड़ा बना, इतना फेमस क्यों हुआ और आज क्यों बर्बाद होने वाला है, जानते हैं एक डिटेल वीडियो में। और पहले मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर। मेरा नमस्कार, मेरा जय श्री राम, जय जिनेंद्र जरूर स्वीकार करना। स्टार्ट करते हैं भाई 24/7। जैसा नाम वैसा काम। कंपनी शुरू से ही हर तरह की आम जरूरतों को 24/7 यानी राउंड द क्लॉक पूरा करती थी। कि जब भी कोई इंसान को चाहिए, रात के 12 बजे उसे भूख लगे, या रात के 3:30 बजे उसे कोई सामान चाहिए, या रात के 2 बजे उसे सुट्टा पीना हो, चिल करना हो, तो इंसान को बहुत सोचना पड़ता था कि इस समय हम कहां जाए, कौन सी दुकान खुली होगी। और इसी प्रॉब्लम के बीच ग्राहक हमेशा गिरा रहता था, और यह हो गया बिजनेस बर्निंग प्रॉब्लम। और समीर मोदी साहब के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और ये अपॉर्चुनिटी बना कंपनी जिसका नाम था 24/7। नाम भी देखो कि ब्रांड पोजीशन एकदम क्लियर है कि हम 24 आवर 7 डेज अ वीक खुले हैं आपके जरूरतों के लिए। जब भी रिक्वायरमेंट है आ जाओ, हम पूरा कर देंगे। अब समीर मोदी कौन है? समीर मोदी जी साहब केके मोदी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर है। और ये केके ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है। केके मोदी ग्रुप एक बिजनेस हाउस है जो 1932 में, यानी आज से 92 इयर्स पहले गुजरमल मोदी साहब ने शुरू किया था। 28,000 एम्प्लॉइज की कंपनी है, जिसमें ललित मोदी इसके प्रेसिडेंट है और समीर मोदी मैनेजिंग डायरेक्टर। और इनका पोर्टफोलियो भाई साहब काफी डाइवर्स है। सिगरेट्स मैन्युफैक्चरिंग जो भी गॉडफ्री फिलिप्स करता है, उससे लेकर टी, बेवरेजेस, एग्रीकल्चर, केमिकल्स और साथ साथ फैशन में इनके ब्रांड्स बिटे हुए हैं। और जब इतना कुछ इनका पहले से ही है, तो समीर मोदी ने सोचा अब हम क्यों रुके, भाई धंधा बढ़ाना है तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन सोचो। यानी अगर आपको सिगरेट बिजनेस बढ़ाना है तो रात को लोगों को सिगरेट्स चाहिए, तो वो अटक न जाए पार्टी करते वक्त, डिस्ट्रेस करते वक्त, मैच देखते वक्त। तो वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के नाम पे उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक रिटेल चेन स्टोर खोले जो हमारे प्रोडक्ट्स को भी डिस्प्ले करे, प्रोडक्ट्स को भी पुश करे और एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व करे। और यहां से जन्म हुआ 24/7 रिटेल चेन स्टोर का। और इनका कंसेप्ट फॉरेन कंपनी से बहुत ज्यादा इंस्पायर था, जिसका नाम था 7-Eleven, जिसका एम था कि भाई शहरी पॉपुलेशन, सिटी क्राउड को बढ़ती डिमांड को केटर करना, उनके एस्पिरेशंस को पूरा करना, उन्हें स्ट्रेस न देना। तो इन्होंने सोचा भारत भी धीरे धीरे विदेश की तरह हो रहा है, उनके अर्बन क्राउड एस्पिरेशंस वाले हैं, इंपल्स बाइंग वाले हैं, कहीं ना कहीं तो कम से कम दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में तो ये बिजनेस मॉडल चलेगा ही। और यही विश्वास के साथ 2004 में 24/7 लॉन्च हुआ। और पैसा तो था ही, आखिर केके मोदी के बड़ी बड़ी कंपनियां बैकएंड में खड़ी है सपोर्ट करने के लिए, बैंक खड़ी थी जी सलाम उन्हें फंडिंग देने के लिए। और 24/7 में सबसे इंपॉर्टेंट रोल गॉडफ्री फिलिप्स, उनके टोबैको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने की, जो कि एक सिस्टर कंपनी ही थी। और इसके चलते इन्होंने 2010 तक 50 स्टोर्स, 2015 तक 100 स्टोर्स खोल डाले, एक चेन स्टोर, एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। और आज के तारीख में भारत में उनके 154 स्टोर्स मौजूद है। छोटा मोटा कंपनी नहीं है ये। स्टोर्स को खोला बिल्कुल ऐसी जगह जहां शहरी लोगों का फुटफॉल ज्यादा हो, अटेंशन ज्यादा हो, पॉपुलेशन के बीच में हो, अच्छे एरिया में हो। और बिजनेस मॉडल बिल्कुल सिंपल, 24/7 अवेलेबिलिटी रहेगा, सर्विस मिलेगा और मार्केट में हर चीज मिलेगा। प्रोडक्ट रेंज भी ऐसे कि लोगों की आम जरूरतें तो पूरी हो ही जाएगी। केके मोदी ग्रुप की ब्यूटी ब्रांड जैसे कलर बार को भी ये लोग अपने स्टोर में रखते थे। यानी ये एक प्लेटफॉर्म हो गया रिसर्च के लिए, लॉन्चिंग के लिए, कस्टमर पल्स को स्टडी करने के लिए। आप मैन्युफैक्चरिंग में हो बट ग्राउंड पे कस्टमर क्या सोचता है, भाई हमारे खुद के 100 स्टोर है, एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट कर लो, सर्वे कर लो, प्रोमोटर सैंपलिंग कर लो, मार्केट पल्स भी आ जाएगा। और साल दर साल स्टोर्स बढ़ते जा रहे थे और साथ ही साथ रेवेन्यू भी बढ़ रहा था। 2018 में इनका रेवेन्यू था 250 करोड़ रुपीस, 2023 में रेवेन्यू था 396 करोड़ रुपीस। और इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी एबिटा, ये टर्म हर एंटरप्रेन्योर को पता होना चाहिए, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिप्रिसिएशन, एबिटा का मार्जिन था 8 से 9% के आसपास, यानी बहुत अट्रैक्टिव नहीं बट ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल। क्योंकि ऐसे मार्केट सेगमेंट में चीजों में मार्जिन्स कम रहती है। भले ही कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता जा रहा था लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी शुरू से ही चैलेंज था। और स्टोर्स बढ़ा के उनका यह प्लान था कि हम डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, हमको कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो जाए और प्रॉफिट बढ़े। लेकिन भाई साहब खर्चे तो बढ़ते ही जाते हैं और खर्चे ने उन्हें मार दिया। और सिर्फ ऑपरेशनल कॉस्ट की बात होती तो समीर भैया संभाल लेते। बात थी महाभारत की। बड़ा फैमिली बिजनेस हो, उसमें बड़ा पैसा हो तो उसमें बड़ा ईगो तो आएगा ही। और फैमिली के अंदर लड़ाई, और लड़ाई कैसा, एक ऐसे जन जिनको हम भगवान का दर्जा देते हैं, माँ और बेटे का प्यार पूरे दुनिया में इनफाइनाइट होना चाहिए, बट यहां पे भाई साहब पैसा, पावर, ईगो, माँ बेटे के बीच में झगड़ा। समीर मोदी और उनकी माँ बीना मोदी जी के बीच में शुरू से ही ग्रुप कंपनीज, कौन किसका कंट्रोल रखेगा, कौन डिसीजंस लेगा, किसके पास क्या पोर्टफोलियो आएगा, ये बहसबाजी चल रही थी, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। और भाई साहब ये कॉन्फ्लिक्ट्स घर के अंदर ही रहते तो ओके था, घर के अंदर ही सुलटा लेना चाहिए था। लेकिन भाई ये लफड़े कंट्रोल में नहीं आए। इसके फायदे उनके एम्प्लॉयज ने लिया, उनके वेंडर्स ने लिया, और ये लफड़े पहुंचे भाई कोर्ट तक। अब कोर्ट में पहुंचे तो भाई कोर्ट में तो बदनामी होगी, सब इसका फायदा और लेंगे और कलेश बढ़ेगा। और बेचारा समीर मोदी क्या क्या करे एक आदमी। अब ऐसे में किसी को सफर करना था तो सफर किया ये बिजनेस ने। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं घर में शांति रहेगा तो आदमी बाहर लड़ पाएगा, लेकिन घर में अगर माँ के साथ, बीवी के साथ, परिवार के साथ कलेश रहेगा तो आदमी हार जाता है, थक जाता है, फोकस हिल जाता है। रेवेन्यू बेशक बढ़ रहा था पर कितना रेवेन्यू बढ़ाओगे भैया, इन्वेस्टर्स तो एंड में प्रॉफिट बोलेंगे। और ये अपना कोर्ट में लड़ाइयों में रह गए और रिलायंस रिटेल, टाटा ट्रेंड स्टार, ये सब बाजी मार के लेके गए। ये दोनों ही है मार्केट के शेयर और चीता। और रिसेंटली डिसरप्शन चालू हुआ क्विक कॉमर्स का, फास्ट कॉमर्स का, यानी ब्लिंकिट, स्विगी, जोमैटो और इंस्टामार्ट के सर्विसेज जो बोलते कि रात को भी काहे टेंशन है, बटन दबा के घर पे माल मंगा लो, बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है, मैच देखो, पार्टी शार्टी करो, बटन दबा के माल मंगा लो। शायद इसमें आपको टोबैको प्रोडक्ट्स नहीं मिले लेकिन फूड आइटम्स, हाइजीन आइटम्स सब मिल जाते थे। और ये कंपटीशन ने बिजनेस मॉडल को हिला दिया। और इसके कारण प्राइस बढ़ाए तो कस्टमर भाग जाए और प्राइस न बढ़ाए तो प्रॉफिट नहीं रहेगा। भैया तो फंसे कि आगे कुआं पीछे खाई। और इसी कारण 31 मार्च 2023 को ये बिल्कुल नेगेटिव नेटवर्थ में चले गए, यानी बुक्स पे, उनके बैलेंस शीट पे इक्विटी का फिगर नेगेटिव हो गया। जीरो बोले तो कंपनी का कोई वैल्यू नहीं। और भाई जो इनका सबसे बड़ा फैन और सपोर्टर था गॉडफ्री फिलिप्स इंडिया, ये भी एक सेपरेट कंपनी है, भले ग्रुप कंपनी का हिस्सा है। इन्होंने सोच लिया भाई पानी की तरह इस कंपनी को हम पैसा दे रहे हैं, फंड कर रहे हैं, क्या फायदा है, फ्यूचर में कोई उम्मीद नहीं, फोकस नहीं है, कंपटीशन इंटेंस हो रहा है, डिस्ट्रप्शन हो रहा है, भाई हमको तो अब एग्जिट लेना पड़ेगा। तो इस साल अप्रैल 2024 में गॉडफ्री कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि भाई अब हम 24/7 के साथ रिटेल बिजनेस का हिस्सा नहीं है, हम हमारा चीज राइट ऑफ कर रहे हैं, अब आप जानो, आपकी नैया आपके हवाले, हम हमारे कोर टोबैको मैन्युफैक्चरिंग और टोबैको बिजनेस पे ध्यान देंगे। और इनके एग्जिस्ट के साथ साथ एसेट्स भी बिकने थे। और लाइन में कौन बैठा है, इनके एसेट्स को लेने के लिए इनके कॉम्पिटिटर्स ही बैठे हैं, टाटा ट्रेंड और रिलायंस रिटेल्स के। भाई आप दुकान खाली कर दो, सेट दुकान हमें दे दो, हम हमारा ब्रांड लगाएंगे, हमारी टीम लगाएंगे और प्रॉफिट और कैश फ्लो कमाना चालू कर देंगे। ये कतार में बैठे कि भैया ये 24/7 के एसेट्स हमें मिल जाए, टीम मेंबर्स मिल जाए, स्ट्रैटेजीज मिल जाए, कस्टमर मिल जाए, रातों रात इनके सालों की मेहनत हम खा जाएंगे। अब ये देखने वाली बात है कि आगे क्या होगा। ये कंपनी सर्वाइव तो करेगा ही नहीं, इसका वाइंड अप कैसे होगा, बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स कैसे होगा, ये कंपनी कैसे ग्रेसफुली बंद होगा और कौन इसमें से ज्यादा फायदा उठाएगा, मुकेश अंबानी, रतन टाटा या गवर्नमेंट।
कमेंट्स में जरूर बताना। और ऐसे ही अमेजिंग बिजनेस स्ट्रैटेजीज और वीडियोस के लिए कीप फॉलोइंग बसेश गाला।